अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स के प्रोग्राम में मैं आपका रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब वर्क डन ज़ीरो होता है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि टोटल वर्क डन क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्क की क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले, जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी कोई मूवमेंट करती है, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट तय करती है, तो उस चीज़ की डेफिनेशन हम वर्क डन की इस तरीके से बनाएंगे कि वो फोर्स जो आपने लगाई है और वो डिस्प्लेसमेंट जो उस बॉडी ने कवर की है, इनका प्रोडक्ट एक वर्क डन कहलाता है। यानी कि कोई भी फोर्स जो बॉडी के ऊपर लगी और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी किसी भी स्ट्रेट लाइन में, किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में मूव की, इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट आपको वर्क डन कहलाता है। इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट आपको वर्क डन देता है। तो आइए उसके लिए हम एक स्लाइड देखते हैं कि अगर आपके पास कोई वर्क डन है और फोर्स आपके पास F है और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आपके पास S है, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये फोर्स जो है ये कांस्टेंट है, यानी कि ये फोर्स टाइम और डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रही, ये एक कांस्टेंट फोर्स है। तो वर्क डन आपके पास आएगा इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट, यानी कि ये कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई बाय दैट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको ये वर्क डन देगा। अभी हमने देखा कि वर्क डन की डेफिनेशन क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब जिस टाइम पे कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रही है और वो कोई एक डिस्टेंस तय कर रही है, तो उसके अंदर फोर्स की वजह से एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है। आया कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, या दोनों ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, या किसी एक एंगल के ऊपर है। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 90, 30, 60 और एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम एक सिंपलेस्ट केस देखते हैं कि अगर आपकी फोर्स और आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो आपके पास वर्क डन क्या आएगा। यानी कि आपने किसी कार्ट को या किसी चीज़ को धक्का दिया और उसी की डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट है, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा। तो आइए उसके लिए एक स्लाइड देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कार्ट इस पोजीशन के ऊपर रखा गया है और आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई है जिसकी डायरेक्शन ये है, और कार्ट ने इसी डायरेक्शन में आगे मूव किया है, यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है और फोर्स भी आपकी एक्स एक्सिस में लगी है। तो इस केस में आपके पास वर्क डन सिंपल क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो कि इस बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक तय किया है। इट मीन्स कि अगर फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो जस्ट आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। अभी आपने देखा कि अगर फोर्स और आपकी डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि आपकी फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है, यानी कि वो आपकी डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई एंगल बना रही है, तो उस केस में हम वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे। आप ये देखिए कि ये एक कार है जिसको धक्का लगाया जा रहा है। इस केस में फोर्स की डायरेक्शन ये रेड लाइन शो कर रही है, कार की डिस्प्लेसमेंट ये है, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है कार। और आप देख सकते हैं कि इस फोर्स की डायरेक्शन और इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच में एंगल ये फाई है जो कि डिफाइन किया गया है। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आपको इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एक अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि पैरेलल है आपकी डिस्प्लेसमेंट के, और एक वर्टिकल कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस केस में सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट आपके वर्क डन में आएगा, यानी कि जो पैरेलल कंपोनेंट है एफ पैरेलल को उसने लिखा है एफ कॉज ऑफ फाई, तो एफ कॉज ऑफ फाई सिर्फ वर्क डन में कंट्रीब्यूट करेगा मल्टीप्लाई बाय दैट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो एफ परपेंडिकुलर है ये वाला कंपोनेंट, इसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। यानी कि फोर्स का सिर्फ वो वाला कंपोनेंट वर्क डन में कंट्रीब्यूट करेगा जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, जिसको यहाँ पे एफ कॉज ऑफ फाई कहा गया है। और जैसा कि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है दो वेक्टर्स के लिए ए डॉट बी की,
ए मल्टीप्लाई बाय बी कॉज ऑफ थीटा, थीटा एंगल होता है ए और बी के बीच में। इसी तरीके से अगर आप गौर से देखिए तो ये फाई एंगल किन के बीच में है, ये एक फोर्स और दूसरी डिस्प्लेसमेंट के बीच में है जिसकी डायरेक्शन ये है। इस वजह से अगर हम इसको क्लोज करके लिखें तो ये एक डॉट प्रोडक्ट बनता है एफ डॉट एस का, यानी कि वर्क डन की जो मोस्ट जनरल फॉर्म है वो है एफ डॉट एस। यहाँ पे एफ वेक्टर क्वांटिटी है और ये एस भी एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जहन में रखने वाली है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से इसका जो डेफिनेशन है उसमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी ही देते हैं। सो अभी आपने देखा कि इन जनरल अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की कोई डायरेक्शन हो, यानी कि उनके बीच में कोई एंगल बन रहा हो, तो किस तरीके से आप वर्क डन को डिफाइन कर सकते हैं। इस केस के अंदर आप एफ डॉट डी करेंगे, यानी कि एफ डॉट एस जो फोर्स की और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उनका आप जो है डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि एफ डॉट एस का मतलब है एफ मल्टीप्लाई बाय एस इनटू कॉज ऑफ थीटा, जो कि आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा। तो अब हम ये देखते हैं कि किस टाइम पे वर्क डन पॉजिटिव होगा, किस टाइम पे वर्क डन नेगेटिव होगा और किस केस में आपका वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन के पॉजिटिव होने का ये मतलब है कि फोर्स के और आपकी डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। इसी तरीके से वर्क डन के नेगेटिव होने का भी यहीं से डिसाइड होगा और वर्क डन के जीरो होने का भी यही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस डिसाइड करेंगी कि वर्क डन जीरो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आइए उसके लिए एक स्लाइड देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक कार्ट है, फोर्स की डायरेक्शन ये है और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से ये कार्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव किया है और ये एंगल जो है ये फाई है, ये एंगल डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में है। अब आप देख सकते हैं कि इस केस में आपका वर्क डन पॉजिटिव है। रीज़न क्या है कि वर्क डन आपके पास होता है एफ डॉट एस और यहाँ पे ये आ जाएगा एफ इंटू एस कॉज ऑफ फाई। अब आप देख सकते हैं कि फाई 0 से 90 के बीच में है और कॉज 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से ये वर्क डन आपके पास पॉजिटिव आएगा। अभी आपने देखा कि अगर आपके पास एंगल 0 से 90 के बीच में है तो आपके पास वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब हम ये देखते हैं कि किस केस में या किस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। ये देखिए आप कि ये सेम प्रीवियस एग्जांपल है, जस्ट इसके अंदर फ़र्क ये है कि आपकी फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट साइड पे है, आपकी कार्ड यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो आपका एंगल है वो कितना है, ये 90 प्लस समथिंग, यानी कि ये एंगल फाई ये ग्रेटर देन 90 है। इस केस में अगर आप वर्क डन निकालेंगे जो कि एफ डॉट एस है तो ये आपके पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एस कॉज ऑफ फाई। इस केस में जब कॉज फाई है और फाई आपका 90 से बड़ा है तो ये वाला पोर्शन आपको एक नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो इट मीन्स कि इस केस में आपके पास वर्क डन नेगेटिव आएगा। सो अभी तक हमने दोनों केसेस देख लिए कि किस केस में आपके पास वर्क डन पॉजिटिव आएगा, किस केस में आपके पास नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव सिर्फ उस सूरत में आएगा जब आपके पास कॉज के अंदर का आर्गूमेंट यानी कि उसका एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, और आपके पास नेगेटिव उस वक्त आएगा जब वो 90 से ऊपर का एंगल होगा, यानी कि 120, 160, 180 तक का। आइए अब हम ये देखते हैं कि किस स्पेसिफिक एंगल के ऊपर आपका वर्क डन 0 होगा। ये एक एग्जांपल देखिए कि आपकी फोर्स की डायरेक्शन वाई एक्सिस में है। फॉर एग्जांपल ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है एक्स एक्सिस के अंदर। तो इस केस में आपका एंगल क्या बना 90 और इस केस में वर्क डन आपका 0 है। वो कैसे? वो ऐसे कि वर्क डन एफ डॉट एस है, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एस कॉज ऑफ एंगल क्या है 90 और कॉज 90 0 होता है। तो इट मीन्स के वर्क डन आपका अभी आपने देखा कि किस कंडीशन में आपका वर्क डन 0 होगा। अगर आपके फोर्स की डायरेक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के बीच में एंगल 90 का बना रहे हैं, तो आपका वर्क डन 0 होगा। अब इसका ये मतलब है कि जितनी भी वो फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं, एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, वो सारी फोर्सेस जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं,
उनकी कंट्रीब्यूशन वर्क डन में ज़ीरो है, उनकी वजह से कोई वर्क डन नहीं हो रहा। वर्क डन सिर्फ उनकी वजह से हो रहा है जिसका एंगल उसकी डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 के अलावा कुछ भी है। वो 0 भी हो सकता है, वो 120 भी हो सकता है, वो 180 भी हो सकता है, 30 60 कुछ भी हो सकता है। सिर्फ 90 के एंगल के ऊपर, यानी कि सिर्फ वो फोर्सेस जो कि आपकी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हैं, वो वर्क डन में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। उसके अलावा जितनी भी फोर्सेस हैं वो या तो पॉजिटिव वर्क करेंगी या फिर नेगेटिव वर्क करेंगी। तो इसको समराइज करने के लिए एक स्लाइड देखिए कि when the force has a component in the same direction as the displacement between 0 and the work is positive, यानी कि अगर इन दोनों की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो आपके पास वर्क डन पॉजिटिव आएगा। When the force has component opposite to the displacement, negative work done, यानी कि अगर फोर्स की डायरेक्शन आपकी ये है और डिस्प्लेसमेंट आपकी इस डायरेक्शन में हो रही है तो उस केस में आपके पास वर्क डन नेगेटिव होगा। और इसी तरीके से आपके पास अगर फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के तो आपके पास वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा। जो अभी हमने चीज़ देखी कि कब वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और कब ज़ीरो होगा, आइए इसको एक प्योर फिजिकल एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस को देखते साथ बता सकते हैं कि ये वर्क डन नेगेटिव है, ये वर्क डन पॉजिटिव है और ये वर्क डन ज़ीरो है विदाउट एनी कैलकुलेशंस। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ए वेट लिफ्टर लोअर्स ए बारबेल टू द फ्लोर। ये एक वेट लिफ्टर है जो कि इस वेट को यानी कि बारबेल को ज़मीन की तरफ लेके जा रहा है। इस केस में आप देखिए कि जिस टाइम पे ये इसको ज़मीन की तरफ लेके जा रहा है तो आप एक चीज़ पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब आपको फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करनी है कि वो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। ये फोर्स का अपवर्ड होना या डाउनवर्ड होना डिसाइड करेगा कि आपका वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस केस में जो आपका बारबेल है यानी कि ये वेट जो वर्क डन कर रहा है वो पॉजिटिव है, यानी कि इस वेट का या बारबेल का वर्क डन पॉजिटिव है। रीज़न क्या है कि आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, लेकिन ये जो आपके पास वेट है ये फोर्स लगा रहा है ये भी डाउनवर्ड है, यानी कि टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसकी वजह से बारबेल जो फोर्स लगा रहा है वो डाउनवर्ड है और इसकी वजह से इसकी बाजू के ऊपर लगने वाले वर्क डन वो भी आपके पास पॉजिटिव है। इसी की एग्जांपल को देखिए कि आपका वेट जो है बारबेल वो डाउनवर्ड ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो आपके हैंड्स हैं यानी कि इस वेट लिफ्टर के हैंड्स हैं वो डायरेक्शन, उनकी फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी हमेशा। तो आप देखिए कि जो इसके हैंड्स की डायरेक्शन है जो फोर्स लगा रहे हैं वो अपवर्ड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगेन वो डाउनवर्ड ही है। तो इट मीन्स कि फोर्स ये है और आपकी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो इस केस में आपके पास वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। यानी कि एक ही एग्जांपल के अंदर आपके पास एक वर्क डन पॉजिटिव है और एक वर्क डन नेगेटिव है। जो पॉजिटिव वर्क डन है वो बारबेल का है और जो नेगेटिव वर्क डन है वो इस वेट लिफ्टर्स के हैंड का है। सो अभी तक हमने देखा कि कब वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल फोर्स, कोई एक फोर्स लग रही थी। अब हम टोटल वर्क डन को देखेंगे। टोटल वर्क डन का ये मतलब है कि किसी सिंगल बॉडी के ऊपर आपने डिफरेंट फोर्सेस लगाई हैं। यानी कि एक कार को अगर आपने धक्का देना है या धकेल के किसी जगह पे लेके जाना है तो उसको 5-6 बंदे अगर डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्सेस लगा रहे हैं तो उसका वर्क डन किसी एक बंदे की वजह से नहीं होगा, वो उन तमाम बंदों की जो कम्युलेटिव फोर्स होगी उसकी वजह से वर्क डन होगा। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वर्क डन कैलकुलेट करने के दो तरीके हुए। अब एक तरीका ये है कि आप हर इंडिविजुअल बंदे की फोर्स निकालें, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट निकालें, एक वर्क डन निकाला, यानी कि हर बंदे का वर्क डन निकाला, उन सबको एट द एंड ऐड किया आपने। ये टोटल वर्क डन निकालने का एक तरीका है। या दूसरा तरीका ये है कि आप तमाम की फोर्सेस निकालिए, आप तमाम बंदे जो उस गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं उन तमाम की फोर्सेस निकालिए, वो जितने इस कार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और बाद में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कार ने एक ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यानी कि तमाम की फोर्सेस डिफरेंट हैं लेकिन डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया है। आप सबसे पहले फोर्सेस निकालिए, फिर आप उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। दूसरा तरीका ये है वर्क डन निकालने का। एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट हर स्पेसिफिक बंदे की आप वर्क डन निकालें और उन सबको आखिर में ऐड कर दें,
या फिर उन तमाम की फोर्सेस सब पहले कम्युलेटिव फोर्सेस निकालिए और बाद में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके वर्क डन निकाल सकते हैं। तो आइए उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। दिस इज एन एग्जांपल, ए फार्मर हिचेस हर ट्रैक्टर टू ए स्लेड लोडेड विद फायरवुड एंड pulls it at a distance of 20 meters along the level ground. The total weight of the sled and the load is 14,700 Newton. The tractor exerts a constant force of 5,000 Newton at an angle of 36.9 above the horizontal. A 3,500 Newton friction force opposes the sled's motion. Find the work done by each force acting on the sled and the total work done by all the forces. सबसे पहले इस फिज़िकल प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है कि एक ट्रैक्टर के साथ ये तमाम लकड़ियों का एक बंडल सा बांधा गया है एक चेन के थ्रू। ये आप चेन देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस जो बंडल है ये मूव करेगा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, लेकिन जो फोर्स लग रही है वो इस चेन के थ्रू लग रही है जो कि एंगल इसके साथ बना रही है फाई का। तो इट मीन्स कि इस केस के अंदर आपको फोर्सेस के कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने पड़ेंगे और सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। फ्री बॉडी डायग्राम्स के अंदर जस्ट आपने कोई सेंटर पॉइंट लिया और इस पॉइंट के गिर्द आपने तमाम वो फोर्सेस लिख ली या जो इस मोशन के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। सबसे पहली फोर्स इसकी वेट है इस वुड का, वो किधर एक्ट कर रहा है, वो डाउनवर्ड। और नॉर्मल रिएक्शन यानी कि नॉर्मल फोर्स वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर पैरेलल अपवर्ड मूव करेगी, एक्ट करेगी। एंड इसी तरीके से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस तरफ एक्ट करेगी, वो हमेशा ऑपोजिट टू दी मोशन होती है, यानी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अगर आपका कार्ट इस तरफ मूव कर रहा है, मूवमेंट इसकी इस तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन इसके बैकवर्ड होगी। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाई गई है जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ये है, वेट की डायरेक्शन ये है, नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है और आपके पास फोर्स की जो डायरेक्शन है उसके दो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, एक आपके पास कॉज कंपोनेंट आएगा और एक आपके पास साइन कंपोनेंट आएगा। अभी आपने एक फिजिकल एग्जांपल देखी जिसके अंदर डिफरेंट फोर्सेस का बताया गया है। 4 तरह की फोर्सेस हैं। एक वो फोर्स है जो ट्रैक्टर को खींचने में लग रही है, यानी कि जिसकी वजह से वो आपके जो लोडेड जो वुडन है पूरा ब्लॉक वो मूव कर रहा है। एक उसकी फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि उसकी मोशन के ऑपोजिट है। एक उसका वेट है, वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ मूव करेगा, यानी वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। और एक नॉर्मल फोर्स होती है जो कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि वो इस केस में अपवर्ड होगी। अब हम ये देखेंगे कि इन 4 फोर्सेस के अंदर से कितनी फोर्सेस वर्क डन में कंट्रीब्यूट करेंगी, कितनी फोर्सेस की वजह से वर्क डन पॉजिटिव होगा और कितनी की वजह से नेगेटिव होगा, और आपका जो टोटल वर्क डन होगा वो इन तमाम वर्क डन्स का सम होगा। तो आइए उसके लिए फिगर देखते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था कि तमाम वो फोर्सेस जो कि मोशन के परपेंडिकुलर होती हैं उनकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होता। यहाँ पे 2 ऐसी फोर्सेस हैं जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हैं। सबसे पहली नॉर्मल रिएक्शन। अगर आपकी जो मोशन है वो एक्स एक्सिस में है तो आप देख सकते हैं कि आपकी नॉर्मल फोर्स वाई में है, तो इट मीन्स कि इसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। और दूसरी फोर्स है वो वेट है, इसकी वजह से भी कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों केसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि एफ डॉट एस में आपके पास एफ इंटू एस कॉज ऑफ 90 आ रहा है। तो इन दोनों सूरतों में आपके पास वर्क डन 0 होगा, यानी कि वर्क डन के लिए ये दोनों फोर्सेस आपकी कैलकुलेशन से ख़त्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ 2 ही फोर्सेस रहती हैं जिनकी वजह से वर्क डन आ सकता है। एक फोर्स ये है जो एफ टी है और दूसरी फोर्स आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए कि आप इस एफ टी को रिजॉल्व कर दीजिए 2 कंपोनेंट्स के अंदर। ये इस तरीके से है कि एफ टी ये है और ये एंगल आपके पास है फाई। तो जो कंपोनेंट आपका अलोंग द डायरेक्शन में होगा मोशन के वो होगा एफ टी कॉज ऑफ फाई, और आपको एंगल और फोर्स का मैग्नीट्यूड ये बताया गया है। तो इट मीन्स कि यहाँ से आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं कॉज ऑफ फाई में, यानी कि कॉज ऑफ 36.9 कैलकुलेट करके आपके पास रिजल्ट आया है 80,000 न्यूटन इंटू मीटर वर्क डन का, यानी कि ये 80 किलो जॉउल बनता है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 80 इंटू 10⁻³ जॉउल। इसी तरीके से जो फ्रिक्शनल फोर्स है,
आप इसको देखिए कि आपने इसके साथ एफ एस इंटू कॉज ऑफ 180 किया है। 180 क्यों किया है? क्योंकि इसके एंटी पैरेलल है। ये अगर एक्स एक्सिस में है तो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, इसकी वजह से ये एंगल 180 बन रहा है। यहाँ से आप एंगल घुमाइए, ये 90, 90 प्लस 90 180। तो और ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसकी वजह से वर्क डन आपके पास नेगेटिव आएगा। और यहाँ कैलकुलेशन से देख लीजिए कि आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है और कॉज ऑफ 180 -1 होता है, तो इसकी वजह से जो आपका वर्क डन आएगा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो हमेशा नेगेटिव होगा, जो कि यहाँ पे -70 इंटू 10⁻³ जूल है। अब जो टोटल वर्क डन है वो सिर्फ इन दो फोर्सेस का सिंपल सम है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से ये दो फोर्सेस ऑलरेडी ज़ीरो हो चुकी हैं, सिर्फ ये दो वर्क डन्स बचे हैं। इनमें से एक 80 किलो जूल था और एक 70 किलो जूल था, तो इनको आपने ऐड किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया 10 kg, क्योंकि इनमें से एक वर्क डन नेगेटिव था। तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर होने वाला वर्क डन जस्ट 10 किलो जूल है। अभी हमने देखा कि एक तरीके से किस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है। हमने क्या किया कि हमने डिफरेंट वर्क डन्स कैलकुलेट किए। हमने सेपरेटली हर फोर्स का अलग वर्क डन कैलकुलेट किया, कुछ में जीरो था, कुछ में पॉजिटिव और कुछ में नेगेटिव। एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या किया कि उन तमाम वर्क्स को ऐड अप कर दिया और हमारे पास कोई रिजल्ट आ गया। दूसरी अप्रोच के अंदर हम ये करेंगे कि तमाम फोर्सेस को पहले अलग से कैलकुलेट करेंगे और आखिरी टाइम पे जस्ट उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास वर्क डन आ जाएगा। तो आइए इसी फिजिकल एग्जाम्पल में हम दूसरी अप्रोच को यूज़ करते हैं। सेकंड अप्रोच के अंदर हमने क्या करना है कि पहले वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस करना है, देन यूज इट टू कंप्यूट द टोटल वर्क। सबसे पहले एक्स एक्सिस के अंदर जो फोर्सेस थी वो क्या थी? एक टोटल फोर्स, उसका कॉज कंपोनेंट यानी कि उसका पैरेलल कंपोनेंट और फ्रिक्शनल फोर्स। तो इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास समीशन ऑफ एफ एक्स आ चुका है, वो है 500 न्यूटन। इसी तरीके से अगर आप वाई एक्सिस में देखिए तो आपके पास ये फोर्सेस आएंगी। उनमें से एक साइन फाई है, एक नॉर्मल फोर्स है और एक वेट है, लेकिन ये हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारी डिस्प्लेसमेंट जस्ट एक ही डायरेक्शन में हो रही है एक्स एक्सिस में, वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ये वाले जितने भी फोर्सेस हैं इनकी वजह से वर्क डन ज़ीरो होगा। सो वर्क डन के लिए सिर्फ एक ही तरह की फोर्सेस कंट्रीब्यूट करेंगी जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस में लग रही हैं। तो इट मीन्स कि अब हमें अगर वर्क डन निकालना है तो हमें जस्ट इस फोर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो कि उस बॉडी ने कवर की है। ये देखिए कि टोटल वर्क डन निकालने के लिए समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस डॉट एस, समीशन ऑफ एफ एक्स इंटू एस। अब आप देख सकते हैं कि ये तमाम फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में हैं, आपकी डिस्प्लेसमेंट भी एस डायरेक्शन में है, तो कॉज ऑफ ज़ीरो आया। तो कॉज ऑफ ज़ीरो आपके पास क्या होता है? वो जस्ट 1 होता है, और इनको मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आ गया 10,000 जूल, यानी कि 10 किलो जूल। अभी हमने दूसरा तरीका देखा कि किस तरीके से हमने फोर्सेस को सेपरेट कैलकुलेट किया है, यानी कि हर फोर्स को हमने अलग अलग कैलकुलेट किया और आखिरी टाइम पे उन तमाम फोर्सेस को ऐड करने के बाद डायरेक्ट हमने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने देखा कि दोनों सूरतों में आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक ही जैसी हैं, यानी कि आप सेपरेटली हर एक का वर्क डन कैलकुलेट करके ऐड करें, या फिर आप सेपरेटली वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस निकालें और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें डिस्प्लेसमेंट के साथ। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।